दोस्तों नमस्कार। जन विचार संवाद ग्रुप के साप्ताहिक आयोजन समय से संवाद में आपका स्वागत है। जन विचार संवाद मंच या जन विचार संवाद ग्रुप जो है वो हाशिए पर खड़े हुए लोगों की आवाज बन रहा है। फेसबुक का ये सब बड़ा ग्रुप है जिसकी आज जो सदस्यता जो पता चली है वो आज सदस्यता हो गई है उसकी 50,000। 6 या 8 महीने के छोटे से स्पान में इस ग्रुप ने बहुत तरक्की की है। बहुत सारे नए लोग उसमें जुड़े हैं और इस ग्रुप में जो लोग लिख रहे हैं वो लगभग सारे ही लोग हाशिए के लोगों की आवाज बने हुए हैं, लगातार प्रतिरोध की आवाज बने हुए हैं। तो हमारे लिए ये विशेष खुशी का अवसर है कि हमने ग्रुप ने जो है वो 50,000 सदस्य संख्या पार कर ली है। इसी सिलसिले में जैसे कि हम हर सप्ताह आयोजन करते हैं, किसी ऐसी शख्सियत से बात करते हैं जो अपने काम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह लेखक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, खुद अपने बारे में जो कहते हैं वो शोधार्थी हैं, पत्रकार हैं, कृषक हैं, उद्यमी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी इंक्लिनेशन है और उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है और अभी वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमिता, बहुत शुक्रिया मौका आपने दिया मुझे आने का। मेरी जब आपसे बातचीत शुरू हुई थी उस वक्त बम शंकर टन गणेश की बात चल रही थी। तो बम शंकर टन गणेश राकेश जी की किताब का नाम है और वो आप बताएं कि वो मेमोयर है या उपन्यास है, क्या है? क्योंकि वो आपके गांव तरियानी छपरा के आसपास चलता है, तो उसको क्या आप किस तरह से उसको बताना चाहेंगे कि वो संस्मरण है या उपन्यास है, क्या है? बम शंकर टन गणेश मेरी देखी सुनी भोगी जो कहानी है और इसको ये कह सकते हैं कि मौखिक इतिहास दर्ज करने की कोशिश है। तो एथनोग्राफी कह सकते हैं आप, क्योंकि या आप मेमोयर भी कह सकते हैं, पर ये मेमोयर शायद पता नहीं, लेकिन क्या है ये आप लोग तय कर रहे हैं। मैंने तो लिख दिया, लोग पढ़ रहे हैं, लोगों ने पढ़ा, कहा, बताया, सिखाया। तो मेरे लिए वो बड़ी बात है कि मैं ये भारत के इस हिस्से की कहानी, भारत के उस हिस्से का, वो जो कहीं भी है, वो जो मुख्य धारा से काफी दूर है, इस जमाने में भी जहाँ 5G मीडिया चल रहा है, लेकिन 5G के टाइम पर भी यहाँ के मुद्दे और यहाँ के एजेंडे, यहाँ की प्राथमिकताएं वो बिल्कुल अलग है। पूरे देश में इस वक्त किसानों के हक में एक आवाज उठ रही है। जो किसान विरोधी कानून है उसको लेकर के पूरे देश में है, माहौल बन रहा है। कहीं तो खूब आंदोलन हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घर से प्रतिरोध कर रहे हैं, पुलिस उन पर दमन कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे कर रही है। बम शंकर टन गणेश की जमीन को इससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये कहानी उस किताब में उसी प्रकार है जी। ये एक विडंबना है और ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस इलाके में बहुत समय से ये सुसुप्तावस्था में है ये इलाका। ये कृषि कानूनों को लेकर के कहें, जो बदलाव आज केंद्र सरकार ने किए हैं, बिहार में 2006 में हो गया था। हमारे यहाँ जो मंडी व्यवस्था है, APMC सिस्टम जो है, वो 2006 में समाप्त हो गई थी। तो हमारे
दांत और नाखून पहले टूट चुके हैं, हमारी कमर तोड़ दी गई है। तो इसलिए, और ये इस वजह से कि शायद इस इलाके का जो स्वाद है और जो जीने का रंग ढंग है, जो 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 संरचना, सामाजिक संरचना रही है, वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेदार है। यहाँ 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 की जो बौद्धिक समुदाय जो नेतृत्वकारी होता रहा है हमेशा, या जिनको माना जाता है, उन्होंने भी शायद कुछ गद्दारियां की हैं और हिस्टोरिकली की हैं, वरना ये इलाका जहां बम संकट टन गणेश जिस जमीन की कहानी है, उसने तो 1942 में 11 शहादतें दी थी। एक दिन में 10 लोग शहीद हुए थे यहाँ पे। जिस जिस मिट्टी से मैं हूँ, आज भी वो उनके नाम जो है हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर किसी घंटाघर पे खुदा हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? वो लगेगा कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये वो वाली जगह है। और यही कहानी बम संकट टन गणेश में है। और अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसी जगह कभी तमिलनाडु में भी दिखी थी, और उसकी तस्वीर जब मैं साइकिल चला रहा था तब मैंने साझा भी किया था कि एक ही मंदिर की दीवार पर डॉक्टर अंबेडकर, भगवान कृष्ण और सचिन तेंदुलकर तीनों की तस्वीरें थी, और वो मंदिर की दीवार थी। तो मुझे भारत बहुत भिन्न दिखता नहीं है, इसलिए मैंने सच्चाई बताई है इसे। ठीक है। नहीं, खैर यही भारत है, देखिए यही भारत है, बिल्कुल यही भारत है। मतलब जिसको कहते हैं कि मार्क्स को पूजने वाले लोग जो है वो मंदिर भी चले जाते हैं, यही भारत है, हमारे इसकी विशेषता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अपने बड़े सीनियर पत्रकार मित्र 2000 से पहले 1996 या 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय में वो उनको बुलाया था एक लेक्चर के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब कहीं उनको पॉलिटिकल क्लास लेने में दिक्कत होती थी, रात वात के समय में वो जाते थे, संगठन करते थे, तो ही यूज्ड टू से मरकस बाबा। हाँ, तो मैंने ठीक है, चलिए यही जमीन है। और इसलिए, लेकिन पंजाब, हरियाणा वो वाकई शहीदों की जमीन है, वो लड़ाकों की जमीन है, और वो हमेशा सब जगह आगे रहे हैं। तो हम तो उनको सल्यूट करते हैं। मगर अभी हम लोग ठंडे हैं, इधर इस इलाके में ठंडे ही। अरे ये जो बम शंकर टन गणेश मेरे ख्याल से 2012 की बात है जी। तो उसके बाद क्या? बम संकट टन गणेश के बाद मतलब दिशा बदली है, माध्यम बदले हैं, या उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आप? उस माध्यम को कंटिन्यू कर रहे हैं? बम संकट टन गणेश के बाद मैं क्या कहूँ कि मैंने हाँ, थोड़ा जो बम संकट टन गणेश के बाद एक ये स्थिति बनी थी, और कि मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे काम कर रहा था, और उसको मुझे लिखना था, वो नागा और कुंभ, इसके बारे में मैं काम कर रहा था। और ये 2012-13 की ही बात है। मगर उसी दौरान कुछ ऐसे अनुभव हुए तो जिसने मुझे मतलब झकझोर दिया, और मुझे लगा कि नहीं, मैं ठीक है, मैं लेखन कर लूंगा, वो अनुभव मेरे पास हैं, दर्ज हैं, मैं और उसको अपडेट कर लूंगा। लेकिन जरा, क्योंकि उन दिनों निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, और उसके बाद तेजाब के हमले से जो 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 उनके जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी स्थितियां भी बहुत बहुत, मतलब पता नहीं वो कौन सा दौर था जब बहुत ज्यादा तेजाब हमले हो रहे थे। ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गया है, लेकिन काफी कम हुआ है। और तेजाब हमले से जूझ रही लड़कियों से जब मैं मिला दिल्ली में, तो मुझे लगा कि मैं किताब का काम बाद में करूंगा, जरा मैं देश में घूम करके ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो सोच कहाँ से बनती है, वो सीख कहाँ से आती है, मतलब ये समझ कहाँ से बनती है कि किसी
जिसको आप प्यार कर रहे थे, उसको थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर आगे पीछे आप उस पे तेजाब डाल दिए, आपने कुछ दोस्तों के साथ ले जाके गैंगरेप कर दिया, आपने एक्सीडेंट कर दिया। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई और फिर मैं एक साइकिल लेकर के निकल पड़ा भारत। बिल्कुल, 1 मिनट में मतलब रोकूंगी, 1 मिनट रोकूंगी मैं आपको। ये इस सिलसिले में ये बात पूरी नहीं हो पाई थी, ये बताने के लिए कि दोस्तों राकेश जी ने जेंडर फ्रीडम के लिए पूरे देश भर में साइकिल से यात्रा की। लगभग 27,000 किलोमीटर की यात्रा की, 20 स्टेट्स में 4 साल तक साइकिल चलाई है और लगभग 10 लाख लोगों से इस सिलसिले में संवाद किया है। 2014 से लेकर 2018 के स्पान में राकेश जी ने साइकिल से देश का भ्रमण किया। तो जो आप बात कंटिन्यू कर रहे थे, आप उसे आगे बढ़ाइए कि आपने जेंडर फ्रीडम, एक तो ये चीज की आपको जो प्रेरणा जो थी जेंडर फ्रीडम पर मूवमेंट करने की, वो प्रेरणा आपको उस निर्भया कांड और एसिड अटैक के जो दुर्घटनाएं की गई या जो अपराध किए गए, उससे आपको वो प्रेरणा मिली? हाँ, मतलब वो चीजें, वो कांड एक के बाद वो हो रहे थे, निर्भया केस हुआ। ऐसा नहीं कि एक निर्भया केस ही था, या हाँ। एक लक्ष्मी का ही एसिड अटैक का केस था, लेकिन ये था कि इतना हीनियस कैसे हो सकता है समाज उनके प्रति, जिनको वो देवी कहते हुए जिनका स्वागत करता है, जिनका पूजन करता है, वो ऐसा इतना हीनियस, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। और ऐसा करने वाले लोग, खास करके एसिड अटैक के मामले में जो भी अटैकर्स हैं वो परिचित हैं, परिचित से ज्यादा बहुत नजदीकी हैं, नजदीकी से ज्यादा वो प्रेमी हैं, प्रेमी से ज्यादा वो पति हैं, या फिर ऐसा हो करके फिर न रहें, या वो मतलब जो प्रेमी थे, पति थे, वो हैं, या फिर बॉस हैं। तो और एसिड अटैक के मतलब जिन पे हमले हुए हैं उसमें 99.99% औरतें हैं, लड़के भी हैं। हाँ, आपके भोपाल में एक हमारा दोस्त है बिलाल आतिफ, उसके ऊपर हमला हुआ है, और मेरी दोस्ती उसके जब उसकी आंख चली गई उसके बाद हुई, हम दिल्ली में मिले थे, और फिर उसके बाद मैं उनके घर पे 2 बार गया, जब राइड के दौरान भी भोपाल पहुंचा था तो मैं उनके पास गया। तो ये है, मतलब किसी का आप सोच लीजिए ना कि 18-20 साल तक ने किसी ने किसी खास तरह की जिंदगी देखी, और अचानक पता चलता है कि वो अपने आप को पहचानने लायक नहीं रहे। अव्वल तो आधे केसेस में मौत ही हो जाती है। इस प्रकार का जलन रहता है वो कि आप जिंदगी भर उससे मुक्त नहीं हो सकते। आप समाज में लोग आपको जो अपना प्यार से कहते थे गुड़िया जरा बच्चे को घुमा दो, अब वो अपने बच्चों को कहती है उनके पास मत जाओ, वो कहीं नहीं जा सकते। तो ये चीज, और क्योंकि मैं बहुत नजदीक से सर्वाइवर्स के साथ करीब करीब 3-4 महीने का समय गुजारा था, उस 3-4 महीने के दौरान 15-20 सर्वाइवर्स से मिला, उनके साथ रहा, उनको देखा तड़पते हुए, उनको परेशान होते हुए देखा, उनको उनके घर के भांडे बर्तन सब, लाइट चली गई है, तो भांडे बर्तन सब उनके बर्बाद होते हुए देखा। तो फिर ये लगा कि ठीक है, लेखक वाला काम हम कर लेंगे, अब जरा ये वाला घूम लेते हैं। तो उस प्रकार जो है फिर वो राइड मार्च 2014 में चेन्नई से स्टार्ट हुआ। ये जो राइड आपने शुरू की, तो आपने क्या प्लान किया था उस राइड को लेकर? क्या आप साइकिल से क्यों घूमना चाहते हैं और उसके माध्यम से आप क्या उम्मीद कर रहे थे? अपने आप से क्या उम्मीद कर रहे थे कि आप इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं? ठीक है, तब इतनी रोशनी, अब इससे ज्यादा तो इस वक्त नहीं है। राइड से ये था कि मैं भारत में जेंडर निर्माण की प्रक्रिया को बनते हुए देखूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, क्या ये समझ कहाँ से आती है। एक
बच्ची और एक बच्चा सेम प्रोसेस से पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद कुछ समय तक, मतलब पैदा होते ही वो तो शुरू हो उनके जाता उनके है। सेक्स के साथ उनका जो है सब कुछ तय हो जाता है, उनके साथ व्यवहार। हाँ, तो ये जो बारीकियां आती हैं, जो वायलेंस के फॉर्म्स, जो हम डिफरेंट फॉर्म्स देख रहे हैं ना, जो चालाकी से लेके बहुत क्रूरता तक जाती है, तो इसका दरअसल निर्माण कैसे होता है, तो हम ये चीज जानना चाह रहे हैं। और मुझे इसके लिए ये लगा कि ठीक है, किताबें पढ़ लेंगे, 2-4 किताबें पढ़ करके तो हम थ्योरी समझते रहे, हम समझेंगे। हम एक्चुअली समाज को व्यवहार करते हुए देखना चाह रहे हैं। हाँ, वो यही तो हुआ ना, ये मतलब सोचिए कि मैं किसी शहर में निकल रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ, गुना से आगे अशोकनगर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो किसी बस्ती के सामने से गुजर रहा हूँ और आंख मीचता हुआ बच्चा आता है और सड़क पे पेशाब कर देता है। सुबह सुबह की बात है, 5-6 बजे की बात है, उसकी उम्र 4-5 साल रही होगी। कहीं और आगे जाते हैं तो कहीं कोई सरेआम सड़क किनारे खड़े दिखते हैं, है ना, तो एक प्रक्रिया तो है ना। फिर आप कहीं कोई आपको मामूली बात पर माँ बहन की गालियां देता हुआ निकलता है, और ये तो कॉमन है, ये गालियां हर भाषा में है, यहाँ पर हर क्षेत्र में है। इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हर भाषा में है, हर क्षेत्र में है। कुछ जो समाज, जिनको जो जो सो कॉल्ड सभ्य समाज है, जिसको वो अपने से कमतर मानता है, जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं, मूल निवासी समाज कहते हैं, जिनको जिनको अत्यंत पिछड़ा या दलित समाज कहते हैं, वो वहां फिर भी स्थिति बाकी से बेहतर जेंडर के मामले, ऐसा मेरा मतलब अनुभव मैंने किया। मगर कहीं पे बहुत अच्छी व्यवस्था, अच्छी वो नहीं, तो मैं मतलब मुझे ये देखना था, और मुझे तसल्ली हुई। केरल नहीं देखता तो मुझे अभी भी भ्रम होता है, कहाँ नॉर्मली कितना हमारे पास इस तरह के लेख आते हैं कि केरल में शादी की प्रथा क्या है और कितने लोगों का इंटरेस्ट है उसमें जानने। लेकिन हम जानते हैं, हम गए तो हमको पता चला केरल इज द डाउरी कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना, द हाईली मतलब जो हाईएस्ट गोल्ड कंजम्पशन स्टेट है केरला। केरला, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब बताइए, इतना छोटा सा स्टेट है, मतलब जितना उनका मसाला का खपत होगा उससे ज्यादा उनका सोने का खपत है। तो मेरा, और वो मुझे वहीं के लोगों ने बताया, वहां न बताते ये चीज हम कहीं से नहीं आती तो फिर हमारा इंटरेस्ट उसमें पता नहीं हम कैसे खोद पाते। वहीं के लोगों ने कहा, एक फौजी ने कहा मुझसे एलएपी में कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या करूं बताइए। तो कुछ बिजनेस आइडिया पे डिस्कशन हुआ, तो चलिए 2-4-5 लाख रुपए लगेगा। हमने कहा कितने साल से जॉब कर रहे हो, तो 8-9 साल से। तो हमने कहा कुछ तो फिर सेविंग होगी। बोला नहीं सर, कोई सेविंग नहीं, वो सिस्टर की शादी थी उसमें सब खत्म। हमारे ऊपर चढ़ गया। फिर उसने बताया कि 40 तोला सोना देना पड़ा था। तो जिस केरल के बारे में मैंने सबसे शिक्षित, सबसे साक्षर, सबसे आधुनिक, तरक्की याफ्ता मैंने पहुंच चुके हुए, वहां अगर ये स्थिति है तो बाकी जगह क्या करें। कोविड से लड़ने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत चीज ये जुटा लिए, हाँ, लेकिन जेंडर वाला मसला अभी सेटल नहीं किया। तो ये सारी चीजें मुझे ये हुई, और साइकिल से ही इसलिए क्योंकि सबसे सस्ता माध्यम वही था। हमने तो मोटरसाइकिल भी सोचा था, हमने ऑटो रिक्शा भी सोचा था, ट्राई साइकिल मतलब वो 3 चक्के वाला रिक्शा जो पैडल से चलता है वो भी सोचा था। पर उसमें कहीं ना कहीं संसाधन की बात आई, कहीं श्रम की बात आई, कहीं लॉजिस्टिक्स का मामला आया, तो फिर साइकिल लगा कि नहीं ये ठीक है, जहाँ थकूंगा आराम करूंगा, अगर ये परेशान हो गया तो इसको कंधे पे लगा दूंगा। तो इस तरह से, और लिटरली इसी प्रकार हुआ। और ठीक है, वो करीब 57 महीने की जो जर्नी थी, उस 57 महीने की
का एक एक पहर, एक एक वक्त, एक एक लम्हा, एक एक रात मुझे याद है। मेरे नजर में वो फिल्म की रील है, चलता रहता है। आपसे भी मुलाकात हुई थी इंदौर में, आपके हम्म। दफ्तर के बाहर हम्म। पहली बार। अमरीन के साथ में आया हम्म। था, फिर आपके हाँ घर आया बिल्कुल। था। तो वो राइड ने तो बहुत कुछ दिया है। आप मिली राइड में, जब मैं केरल में था तब आपने आपने स्टोरी की हाँ। थी। जेंडर फ्रीडम को लेकर आप निकले, आपकी नजर में जेंडर फ्रीडम क्या है? मतलब अ, प्राकृतिक तौर पर फर्क है स्त्री और पुरुष में, और वो प्राकृतिक फर्क जो है वो सामाजिक फर्क भी पैदा कर देता है। जी। तो तो फ्रीडम से क्या संबंध, मतलब आपका फ्रीडम से मतलब क्या है? मतलब किस किस्म की फ्रीडम? मतलब एक खास जेंडर अन्य हम्म। जेंडर्स को के ऊपर ऑक्टोपस की तरह इस तरह से हाथ रखा हुआ है, वो जब जैसा चाहते हैं वैसा वो करते हैं। तो ये वाला हाथ नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? मतलब समझ गए। अ, वो जो हमारी पैदाइशी जो हमारा सेक्स है उसके आधार पर जो हमारे बारे में धारणाएं बनती रही हैं, और हम्म। उस क्रम में जो कुछ कोड कोडिफाई कर दिया गया है जीवन के कुछ हिस्सों को या ज्यादातर हिस्सों को, जिसमें समय समय पर सुविधा अनुसार, जैसे लोग ये कहते हैं कि जब समाज अनपढ़ था तो ज्यादा हम्म। तकलीफ होती थी, ऐसा लोग कहते हैं। या लोग ये हम्म। मानते हैं कि जब ज्यादा पढ़ लेगा तो ज्यादा तरक्की करेगा। पर हमने ये हम्म। देखा कि जब पढ़े लिखे ज्यादा थे तो जाहिलता कम थी, इस प्रकार का दमन कम था। जब लेकिन हम देख रहे हैं कि हम पढ़ लिख लिए हैं तो उसका स्केल और उसको उसका रूप उसका कंटेंट सब बदल गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। हम्म। हमने नहीं सुना अभी पूरी राइड में कि दो आईआईटीएन ने शादी की तो हम्म। जब नौकरी छोड़ने की बारी आई तो किसी मेल आईआईटीएन ने नौकरी छोड़ दी हो, ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं आई। हम्म। और हम्म। दोनों आईआईटीएन। तो मेरा कहने का हम्म। तात्पर्य ये है कि मैंने ये आईआईटीएन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि ये तो भाई इसी के लिए तो सब कुछ है हिंदुस्तान में, सारी दौड़ ही है वो ना? है। सब यही है। आप इसके बाद तो सबको कमतर समझते हैं, तो जिसको आप सबसे अच्छा समझते हैं वही कितना गिरा हुआ है ये देखिए। मतलब ये मतलब आईआईटीएन इस तरह से उसको कोई हो तो अपने दिल पे उस ढंग से ना लें। ये एक मतलब ये बात कही जा रही है जुमले में। जो पढ़ा लिखा समृद्ध और बौद्धिक तबका है वो बहुत बुद्धि लगा करके वो तिकड़म करता है। लेकिन एक सवाल जो है, मुझे हमेशा ये सवाल लगता है कि ये मसला सिर्फ जेंडर का है या सत्ता का है? देखिए मैंने मतलब वो जो देखिए, कहते हैं ना। मतलब हम जिसको पितृसत्ता कहते हैं, दरअसल वो सत्ता ही है। क्योंकि एग्जैक्टली। कई बार ये भी होता है कि कोई स्त्री जो है वो सप्रेस करती है और पुरुष को नौकरी छोड़नी पड़ती है, या उसको ट्रांसफर लेना पड़ता है, या उसकी वजह से सुसाइड भी करता है पुरुष, है ना? परिवार को भी छोड़ना पड़ता है उसको। तो ये सिर्फ ये कह देना कि ये स्त्री है, ये कहाँ मतलब ये कह देना कि एक जेंडर जो है वो सप्रेस करता है, ये नहीं नहीं, चीज मुझे जेंडर थोड़ा सा सप्रेस नहीं कंफ्यूज करता। करती। हम्म। नहीं ठीक है, मैंने लार्जली जो करने वाला है मैं पितृसत्ता की बात, वो पेट्रियार्की है, वो पितृसत्ता ही है। मगर मैं ये हम्म। कह रहा हूं कि एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली हम्म। आपको पितृसत्ता को बड़े प्यार से पालते पोसते, वैसे तो देखेंगे तो हर घर में औरतें पालती पोसती दिखती हैं, हम्म। लेकिन सी इज मेयरली टूल। हम्म। और आपने जो समाज में अपना प्रतिरोध का या अपने इजहार के जो आपने तकनीक दिए हैं वो तो बेहद सीमित है। हम्म।
क्यों क्यों मैंने लड़कियां जब गुस्सा होती हैं तो गाली वही देती हैं जो मर्द देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि है मतलब सिर्फ जेंडर का मामला नहीं है, लेकिन जेंडर है। और पेट्रियार्की से तो आजादी चाहिए ही। मैंने उसको तो हम मैंने उसका बड़ा वही तो है सब कुछ। उसी की वजह से तो सब कुछ, और सिर्फ पेट्रियार्की से बात नहीं बनती। वो दरअसल जो पेट्रियार्कल हैं वो कास्टिस्ट भी, वो वही कह रेसिस्ट रही हूँ भी मैं, हैं। एग्जैक्ट यही बात कह रही हूँ मैं कि वो सिर्फ पेट्रियार्की नहीं है, वो हाँ कास्टिज्म भी है, वो रेसिज्म भी है, वो मतलब इकोनॉमिक इशू भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू भी है, वो सब चीजें हैं। तो हम सिर्फ ये क्यों कहें कि ये जेंडर का ही मसला है? नहीं देखिए, कुछ जैसे मैं इसको फिर से वापस राइट के पास ले जाऊं तो उसमें मैंने समाज में जो हिंसा है, या जो आक्रमण है, ठीक है ना, वो आप जिधर देखें, भाषा से लेके देखिए, बोली से लेके देखिए, लिबास से लेके देखिए, भोजन से लेकर के देखिए, हम अपने चलने फिरने से लेके देखें, तो सब में एक तरह का वायलेंस है। और लेकिन आप क्या करते हैं ना, किसी चीज को समझने के लिए कोई एक चीज उठाते हैं, और उससे फिर अब कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये समझिए कि जेंडर का मसला भी एक, और क्योंकि भाई ठीक है, प्राणियों का क्या बोलते हैं कि प्राणियों का भला हो और सबका कल्याण हो, तो ठीक है, लेकिन ये कौन बोलता है? ये मनुष्य बोल रहा है, ठीक है ना। एक मनुष्य बोल रहा है जो ये क्लेम करता है, उसके पास चेतना है, उसके पास मस्तिष्क है। तो मनुष्य मनुष्य जाति के अंदर से जेंडर का एक खास तरह का व्यवहार आ रहा है, खास जेंडर के प्रति। तो इसलिए फिलहाल जो सबसे चेतन है तबका, उस चेतन तबके का जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये तो मतलब आप पॉपुलेशन में हाफ की बात करते हैं, सृष्टि में हाफ की बात करते हैं, सृजन में हाफ की बात करते हैं, तो इतने बड़े तबके की बात है तो वो तो होगी। और जब आप इसको थोड़ा सा, जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे कास्ट के मसले की के इसके उसके कंटेंट का, उसकी विवत्सता का मुझे अंदाजा नहीं। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बात करता आ रहा हूँ, पर हमको लगा कि पहले इधर से घुसते हैं, देखते हैं कि ये वाली क्या चीज है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि एक इस मसले के जरिए, अगर किसी एक मसले को आपने कायदे से समझ लिया ना, ईमानदारी से, आप सब कुछ समझ आएंगे। आपको आर्थिक चालाकियां भी समझने में आने लगेंगी, है ना। आप बहुत आराम से कास्ट के मसले को आप देखेंगे कि भाई जो दान दक्षिणा कन्यादान इन सब में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, वो कर्मकांड में ले रहा है भाई। तो कर्मकांड में ले रहा है, वो कास्ट सिस्टम में ले रहा है, उसके परिचालन में बड़ी जबरदस्त भूमिका निभा रहा है। तो आप हर मसला एक दूसरे से जुड़ा है। लोग समझते होंगे कि नहीं ये अलग अलग, ठीक। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन का ही लेना, अगर उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव नहीं है तो फिर वही चीज सब वो करेगा ना जो बाकी करते आ रहे हैं, उनके गुरुजी करते आ रहे हैं, उनके गुरुजी करते आ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा एजुकेशन में तो जेंडर पर्सपेक्टिव का होना बेहद जरूरी है। और कोई एक पर्सपेक्टिव आप डेवलप होने दीजिए, देखिए आप वो चीजें कैसे पकड़ने लगते हैं, हर चीज को देखने लगते हैं अपने चश्मे से। आपने जो इतनी लंबी यात्रा की, 27,000 किलोमीटर और 20 राज्यों में, मेरे ख्याल से आप नॉर्थ ईस्ट भी गए हैं। नॉर्थ ईस्ट नहीं जा पाया। नॉर्थ ईस्ट नहीं जा जब मैं पाया। नॉर्थ ईस्ट के बहुत करीब तक 2 बार आया, तो बरसात चालू हो गई और लोगों ने, मुझे वहां के दोस्तों ने कहा कि ये सही मौसम नहीं है, मत आइए। तो और मेरा क्या होता था, देखते थे कि एक सीक्वेंस पकड़ के चलता था, है ना।
कोशिश रहती थी कि हर स्टेट में कम से कम 30% एरिया कवर हो। 30% एरिया को मैं 30% डिस्ट्रिक्ट से करता था, और एक डिस्ट्रिक्ट में मैं ठीक ठाक समय लगाता था, 2 दिन 3 दिन ऐसा करके कर लेता था एवरेज। तो मेरा ये था कि 30% से, और रूट कुछ ऐसा लेता था कि वो मिला जुला हो, मिली जुली आबादी हो, हर तरह का, हर सेक्शन से मैं क्रॉस करूं। तो ये रहता था, और इस चक्कर में कई बार मैं बहुत मैंने 4.25 साल का वक्त कम नहीं होता है। हम चाहे तो इंडिया 4 बार चक्कर लगा सकते हैं 4.25 साल में, लेकिन क्योंकि अपना एक वो था कि नहीं, हम ठहरेंगे, हम जब तक ठहरेंगे नहीं तब तक हम उस प्रैक्टिस को कैसे देखेंगे। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट रह गया। अब देखिए कभी अब मैं कर पाया तो नॉर्थ ईस्ट रह गया, और मेरा जम्मू कश्मीर रह गया। हाँ, एक जो आपने वेस्ट किया और साउथ किया और नॉर्थ किया, है ना, तीन रीजन आपने कवर किए। ईस्ट में भी मेरे ख्याल से कलकत्ता तक गए आप? नहीं, सिर्फ आसनसोल तक। आसनसोल तक गए तो हाँ। मतलब एक सवाल है मोटे तौर पर, जैसे हम लोग केरल गए थे तो केरल में हमको एक कैटेलोनिया का परिवार मिला था, स्पेन का। तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, वो मतलब जो बेटी थी उनकी, वो करीब 2 साल से कोडाईकनाल में रिसर्च कर रही थी। तो उसने मुझे ये कहा कि मैं साउथ इंडिया में, मतलब मैं नॉर्थ इंडिया भी गई हूँ और साउथ इंडिया में रह रही हूँ, यहाँ काम कर रही हूँ, तो इंडिया में मैं साउथ इंडिया में अपने आप को काफी सेफ फील करती हूँ। उसकी मदर जो घूमने आई थी उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ मैं इतना सेफ फील करती हूँ जितना सेफ मैं अपने स्पेन में भी फील नहीं करती हूँ। कई लोगों के अनुभव इस तरह के हैं कि नॉर्थ में जो है महिलाएं उतना सेफ नहीं है, मतलब उतना क्या कह लीजिए आप, सेफ नहीं है। हमारे शहर में तो ठीक है, अभी स्थितियां ठीक है, अदरवाइज ये था कि 8 बजे तक आप लड़की यदि घर के अंदर नहीं आ जाए तो परिवार ऊपर नीचे होने लगता था कि अरे अब उसको लेने जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है और कैसे आएगी, और अंधेरा हो गया और अकेली है और पता नहीं क्या हो सकता है। साउथ में ये स्थिति नहीं है, बहुत एक्सटेंड तक मुंबई में भी उस तरह की स्थिति नहीं है। तो आपने जो केरल का जो दहेज वाला जो मसला है, वो मतलब मुझे भी पता है दहेज वाला, क्योंकि हमारे साथ एक लड़की थी तो उसका कहना था कि मेरी सिस्टर ने 10 साल काम किया और काम करके जो सोना अर्न किया उससे फिर शादी की। तो बोले जब तक मेरी नौकरी नहीं लगती है, मैं उतना सोना अर्न नहीं कर लेती हूँ, तब तक मेरी शादी नहीं होने वाली। वो केरल की लड़की थी। तो वो एक चीज है केरल की। लेकिन ये जो एक परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन है कि साउथ में स्त्रियों की स्थिति नॉर्थ की तुलना में या वेस्ट की तुलना में बेहतर है, आपका अपना अनुभव क्या है? देखिए, कॉम्पैरेटिवली बेहतर है। पब्लिक स्पेसेस में आपको उपस्थिति दिखेगी, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में दिखेंगी, मतलब पब्लिक स्पेसेस में दिखेंगी। हाँ, पर जो चीजें रिवाज के जरिए आती है, हाँ, रिवाज के नाम पे, और वो सारा चीज, वो सब तो है ही। लेकिन ठीक है, उसको अगर आप मैंने ऐसे विज्ञापनों से तो हमारा टेलीविजन चैनल भरा रहता है ना, तो वो है। लेकिन पब्लिक स्पेसेस में तो निश्चित रूप से मौजूदगी है। और मैं थोड़ा इसको ये कहना चाहूंगा, जो मैदानी भाग है ना, हाँ, और मैदान में भी जो पूरब से सटी हुई का पूरब से जो सटा हिस्सा है वो ज्यादा खतरनाक और क्रूर। आप बिहार ले लो, यूपी ले लो, आप इधर से आप बढ़ते जाओ, मैदान को फैलाते जाओ आगे तक। उसमें हरियाणा, पंजाब, जो 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 कह रहे हैं गंगा जमुना जो तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब में ये वाला चीज शामिल है। लेकिन ये अजीब सी बात नहीं है कि पूरब से सटा हुआ हिस्सा जो है वहां से स्थितियां खराब होती है, जबकि मतलब आप उस तरफ चले जाएं, बंगाल चले जाएं, बंगाल के आगे असम चले जाएं, वहां स्थितियां स्त्रियों की यहाँ से बहुत बेहतर है। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो एक हिस्सा, एक लाइन खींच दी गई कि रांची है या बिहार है या उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वहां से जो है महिलाओं की स्थितियां खराब हो गई, महिलाओं के लिए स्कोप खत्म हो गए? ऐसा कैसे हुआ? मतलब क्या इसके सांस्कृतिक वजह? देखिए, सामाजिक जो जो संरचना है, हाँ,
जो मतलब संस्कृति कैसे बनती, जैसा समाज है वैसी संस्कृति बनती है। तो ये वाला जिन हिस्सों की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रीडोमिनेंटली ये फ्यूडल रहा है। यहाँ और राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, यूपी बिहार तो है ही, हाँ, इवन आप पंजाब उंजाब देखिए जाकर के, पंजाब क्या हरियाणा है, मतलब क्या वो एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, लैविश शादी में लैविश खर्चा, मतलब बेहिसाब खर्चा होना, क्या है ये? तो महंगी शादियां पंजाब से महंगी कौन करता है? बिल्कुल। तो वो जैसा समाज है वैसी संस्कृति रहेगी। वो जो पूरब का, जो पूर्वोत्तर का जो समाज है, या इवन जम्मू कश्मीर का समाज ले लें। अब जम्मू कश्मीर थोड़ी बहुत पंजाबी, मैंने जम्मू का हिस्सा पंजाब से लगता है तो पंजाबियत है, लेकिन अगर कश्मीर का तो बिल्कुल अलग रहा है। वो तो सूफीज्म पे बेस्ड है, वो पूरा रहन सहन सब कुछ उनका वो है। तो वहां तो भक्ति है, प्रेम है ना। वहां महिलाएं भी संत हुई हैं। तो इधर आप चले जाइए त्रिपुरा में, भक्ति है, वो भी त्रिपुरा भी भक्त का रहा है। आगे आप उसको आदिवासी कहते हैं उसको, जो कहता भी है कि भाई मेरी शक्ल उनसे ज्यादा मिलती है, आपसे कम मिलती है। तो सिर्फ शक्ल नहीं मिलती है, वो दरअसल है सामाजिक जो उनकी संरचना और उनके पास तो धर्म बहुत देर से आया है। अगर हम आधुनिक उसकी बात करें तो धर्म ही नहीं था उनके पास। तो धर्म नहीं था तो उनके पास बहुत सारा चीज नहीं था जो उस पर बेस्ड है। आदिवासी समाज प्रकृति पे आधारित रहा है, प्रकृति पूजक रहा है। आप देख लीजिए, नहीं है। अब जब उनका मेन स्ट्रीमाइजेशन हो रहा है तो वो चीजें जा रही हैं वहां पर, वायरल पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, तो पहुंच रही है। ये वाला मसला है मेरे हिसाब से। हो सकता और भी चीजें हों, पर मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा और मैंने जो अनुभव किया, दरअसल मेरी बातचीत में अनुभव ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई कम है मेरी। तो आप ये जो मतलब आप अपनी यात्रा के दौरान लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करते थे और क्या कम्युनिकेट करते थे? मतलब आप कैसे जानते थे? क्योंकि आप जाते थे तो आपके लिए तो एकदम नई जगह हुआ करती थी ना, तो वहां से लोगों से संपर्क करना, संवाद करना और आपकी बात मतलब संवाद करना आपके लिए कैसे संभव हो पाया? मतलब क्या लिंक रही होगी आपकी? देखिए, मैं एक कम्युनिकेटर रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह में भी या समाज में भी मैं किसी को कह पाऊं या ना पाऊं, लेकिन कुछ होता था तो मैं लिख के कहीं रख देता था। जब मौका मिलता था बोल भी देता था। तो कई बार हम जगह के हिसाब से उसी समय कोई टूल अख्तियार कर लेते थे कि यहाँ कैसे बात करनी। जैसे तमिलनाडु में जब मैंने शुरू किया था, मैंने याद है, मेरी एक फ्रेंड काली वहां पे थिएटर आर्टिस्ट है, उससे मैंने 100 या 50 फंक्शनल वर्ड्स ले लिए थे। खाना क्या, पानी, रास्ता, बेटा, बेटी, ये सब। तो इससे मैं शुरुआती कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता था। और जब तक इतना ही मैंने 2-4 शब्दों का हेर फेर, 2-4 बात होती थी, आसपास कोई ना कोई जमा हो जाता था। मेरी साइकिल पे बहुत लंबा झंडा होता था, उसको देख करके लोग घेर लेते थे, खुद ही पूछने लगते थे क्या और कहाँ से आए, एंगे वाह, किधर जाना है। तो हम थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। और अगल बगल में जो लोग आते थे ना, वहां कोई स्कूल का 6ठी 5वीं 7वीं में जाने वाला बच्चा है, वो अंग्रेजी जानता है, जो नया जानता है, थोड़ा बहुत जानता है। हिंदी भी जानता है, अगर उसका हिंदी नॉर्थ से नहीं आती उनके यहाँ, हिंदी उनके पास आती है खाड़ी के देशों से। खाड़ी के देशों में जो काम करते हैं वहां से उर्दू सीख के आते हैं, और उनके जरिए जो है कई जगह इस तरह से कम्युनिकेशन हुआ। एक स्कूल में मुझे ध्यान है, एक टीचर, उनको हिंदी आता था, तो मैं बोलता जा रहा था हिंदी में, और उन्होंने कहा आप हिंदी में बोलो, मैं तमिल में बोलूं। और पूरा उन्होंने 40 मिनट ऐसे बोला। और मैंने स्लेट्स पे कुछ लिख के रख लिया था, उसको डिस्प्ले करता था।
वहां से क्वेश्चंस आते थे। और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा फिर मतलब हो गया, अच्छा हुआ मतलब। और शहरों में दिक्कत नहीं होती थी। एक जगह आपको यकीन नहीं होगा, मैं 2 रात ऐसी जगह रहा मदुरई के आगे, जहां मुझे जानकारी नहीं थी कि अप्रैल से लेके जून के आखिर तक वहां तूफान बहुत तेज चलता है। ठीक है। ओके। और उस इलाके में पहली बार मैंने पवन चक्की उसी इलाके में देखी, बड़ी संख्या में। अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ठेल दिया जा रहा है। फिर मैं उतर के कहीं थोड़ा थोड़ा गया और धीरे धीरे मैंने पैदल भी साइकिल चलाना मुश्किल था। मुझे लगा शायद मुझे भूख लगी हो, मैं खा लेता हूँ फिर चलाऊंगा। उसके बाद भी नहीं हुआ। तो सड़क किनारे एक रिसेटलमेंट कॉलोनी जैसा था, जैसे कहीं से बस्ती उजारी होगी और उसको कहीं बसाया होगा। वहां पेरियार स्वामी की मूर्ति लगी थी। और उस जगह मैं वहां गया, किसी को ना अंग्रेजी आती थी ना हिंदी आती। और 2 रात में वहां रहा और मुझे बढ़िया खिलाया पिलाया लोग। अरे वाह। तो हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। अब 2018 में आपकी यात्रा खत्म हो गई, उसके बाद क्या? 2018 के बाद कुछ अपने आसपास थोड़ा, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव जो बन गया है उसको लेकर के और एक जो कमिटमेंट है, तो कुछ कुछ काम चलता रहता है। कभी शिक्षा विभाग के साथ, कभी पुलिस विभाग के साथ, और ये सब किया। गांव में कुछ मसले आए, वहां पर सक्रियता रही या रहता रहा। बच्चों के साथ काम किया, पब्लिक स्पेसेस को लेकर के कि पब्लिक स्पेसेस को कैसे पब्लिक के इस्तेमाल में लाया जाए, उसके लिए काम किया। मैंने जो बातचीत की शुरुआत में जिन शहीदों की बात की थी, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों की, उनकी स्मृति में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई मेमोरियल नहीं था। इतने साल हो गए, जो हमारे जो भी प्रशासन, शासन, जो भी तंत्र है, कुछ ना मिला। तो वहां पर अपने गांव वालों के सहयोग से वहां शानदार स्मारक बना, मूर्ति 11 लोगों की मूर्ति, 11 मूर्ति, सिंबॉलिक मूर्ति खड़ी हुई। एक उद्यान विकसित हो रहा है, पुस्तकालय बन के तैयार है, अब उसको शुरू होना है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में भी कि अपना एजेंडा रखा जाए लोगों के बीच में और ये समझा जाए कि चुनाव होता कैसे है, किस तरह से। क्योंकि लोग जो है ना, चुनाव के ठीक बाद से गालियां देना शुरू कर देते हैं प्रतिनिधियों को। जिनको चुना होता है खूब दुलार प्यार से, वही लोग गाली देना शुरू कर देते हैं उसके 2 ही 4-6 महीने बाद से। और तब जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा पड़ेगी, लेकिन फिर से वापस उसी पद्धति में जाते हैं लोग। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि ये जादू होता कैसे है, करिश्मा। और अगर इसलिए चुनाव लड़े। और हाँ, और ये कि ये एहसास हुआ कि भाई चुनाव को तो दरअसल इस लोकतंत्र को लोक से बहुत दूर कर दिया गया है। जितने नुमाइंदे आपके विधानसभाओं में पहुंचते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम नॉर्मल फैमिलीज, दे आर नॉट फ्रॉम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज। बहुत छोटा हिस्सा है। अब वो धनाढ्यों का बड़ा वो है ना। तो ये सारी चीजें सीखने समझने को मिली। और जो हमारा बहुत पहले से एक दिमाग में हमारे था, जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस समय से, और खास करके जब अपनी बिटिया को स्कूल में डालने का टाइम आया था, तब मुझे लगा था कि कब मौका मिला तो मैं एक शिक्षा का केंद्र जरूर करूंगा। और राइट के बाद ये चीज मुझे समझ में आई कि ये काम बहुत जरूरी है। जिस हिस्से में मैं रहता हूं देश के, वो शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा इलाका है। देश का दूसरा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है हमारा। शिक्षा की हालत ठीक नहीं है। मतलब इतने साल हो गए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है हमारे पास। बहुत समय से एक डिग्री कॉलेज हमारे पास चलने लायक नहीं है इस इलाके में। तो मुझे लगा कि मैं एजुकेशन के रूप में मैं क्या कर सकता हूं, और मुझे करना था। तो अभी एक
ग्रीन कॉन्सेप्ट पे, ग्रीन स्कूल के कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूं और बागमती विद्यापीठ इसकी स्थापना हो रही है, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, अन्य लॉजिस्टिक्स बाकी चीजें तैयारी, इस सेशन से उसको स्टार्ट करना है। तो अभी 3 से 8 साल तक के बच्चे वहां पे आएंगे बागमती विद्यापीठ में, लेकिन धीरे धीरे इसको मुकम्मल विद्यापीठ बनाना है। जो और जो पाठ्यक्रम है वो प्रकृति और लाइफ स्किल्स को केंद्र में रख करके पूरा प्रयोग और वो जो तौर तरीके इसी प्रकार से हम लोग डेवलप करेंगे। तो अभी टीम बिल्डिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, रजिस्ट्रेशन 15 तारीख के आसपास से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी उसका प्रचार प्रसार चल रहा है। तो कई तरह के काम चल रहे हैं और यहाँ आया हूं मैं तो जो पहले मैं जिस तरह के समाज में या जैसे नेबरहुड में रहा हूँ 25-30 साल, क्योंकि मैं गांव में पहले रहा नहीं हूँ, बहुत कम 2-4 महीने रहा हूँ मैक्सिमम, अब आया हूँ मैं 3 साल यहाँ। तो अब मैंने देखा है कि दोनों समाजों में बड़ा फर्क है। वहां हमसे कोई ये नहीं पूछता था कि तुमने आज क्या खाया या तुम्हारे घर में क्या बना, किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की। पर यहाँ हम सबके नाक और नाक लंबे हैं, आंखें बड़ी हैं, लोगों के व्यवहार समझ में आ रहे हैं। मतलब यहाँ के पिछड़ेपन का कारण ये है कि लोग अवरोध क्रिएट करने में ज्यादा यकीन करते हैं। वो जब बहुत सारा अवरोध वो लोगों के लिए क्रिएट करते हैं तो खुद से खुद अवरोध खड़ा होता जाता है, इसलिए यहाँ इतना पिछड़ापन। तो मैं क्योंकि मैंने सोच करके ही वापसी की है यहाँ, और बहुत सोच समझ के मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं 4.25 साल की हर रात हर सुबह अलग अलग जगह पे अलग भाषा के लोगों के बीच में, मैं मर्डरर से मिला, मैं जज से मिला, फिल्म मेकर से मिला, मैं आप जैसे पत्रकारों से मिला, तमाम तरह के लोग मिले और अलग अलग परिस्थितियां रही, तो मुझे घबराहट नहीं होती और मेरा कमिटमेंट मजबूत होता है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? मेरी आ रही है। आपकी तो आ रही है। आप देखिए आपकी क्यों नहीं आ रही है। क्यों अभी नहीं आई क्या मेरी आवाज? आ तो रही, लेकिन बहुत धीमी आवाज आ रही है। पंखा बंद करिए बच्चा हुआ। पता नहीं फैन चल रहा है इसकी। जी 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 राजेश नीरा सवाल पूछ रहे हैं कि आपका राजनीतिक अनुभव कैसा रहा? राजनीतिक अनुभव बहुत अच्छा रहा। मुझे सफेद कपड़े के मायने समझ आए और मुझे ये समझ में आया कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको राजनीति करनी चाहिए, सक्रिय राजनीति करनी चाहिए, और अगली बार मैं अच्छी तरह लड़ूंगा और अच्छी तरह लड़ूंगा। अभी तो हम लोग बहुत न्यूनतम संसाधन में लड़े थे, जितने क्षेत्र में हमारे जितने पंचायतें थी, जितने लोगों तक जाना था वहां भी ना पहुंच पाए। हाँ, तो क्योंकि चुनाव को कॉस्टली अफेयर बना दिया गया, तो हम जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो ये बस हमारे बूते से बाहर की चीज है। एक आखिरी सवाल, जो आपने राइडिंग की, इतना 1000 किलोमीटर, इतने 1000 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके जीवन पे ये प्रभाव पड़ा कि पहले कुछ मैं कभी गलती भूल भाल से अगर मुझसे कुछ निकल भी जाता था एब्यूसिव कुछ, तो वो चीजें नहीं निकलती। रोज मैं अपनी परीक्षा लेता रहता हूँ, रोज मैं अपने आप को साफ करना पड़ता है। और मेरी दृष्टि मजबूत हुई है, मेरे अनुभव समृद्ध हुए हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। मैं शायद मतलब मैंने
अगर राइड नहीं करता तो मैं भारत को नहीं समझ पाता। मैं किताबों को, उससे पहले किताबों के जरिए मैंने भारत को, वो भारत नहीं समझा था जो भारत में साइकिल में टहल के, घूम करके, देख करके, लोगों से मिल करके बनाया। इसलिए जितना रह गया है वो दरअसल रह गया है। मैं उसको जीऊंगा और मैं निकलूंगा, बेशक 5 साल और लगे, लेकिन मैं निकलूंगा। मेरी कोशिश तो यही है, ख्वाहिश भी यही है। और मैं अभी तक तो मैंने जो जो मन में ठान लिया वो किया है, तो उसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब आप फिर से करेंगे? हाँ, जो बच गया है उसको करेंगे। तो अब जो यात्रा होगी वो किस तरफ से होगी? अभी समय है, देखा जाएगा। अभी तो कुछ साल तो मुझे इस विद्यापीठ को स्टार्ट करने में लगेगा, इसको थोड़ा जमाने में। और हाँ, लेकिन जाहिर है वो अब तो पूरब से पूर्वोत्तर की तरफ चला जाएगा। और किताब, जो ये अनुभव है आपके, ये अनुभव जो लोग जानना चाहते हैं कि आपने जो इतनी यात्रा की है, उस यात्रा के आपके अनुभव क्या रहे हैं, तो वो आप फॉर्म करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? नहीं, खूब सोच रहे हैं। रोज शिद्दत से सोचते हैं, अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को थोड़ा डांटते हैं कि करो। फिर ये होता है कि नहीं, अभी इतना दिन हमारे मित्रों ने इतना धैर्य रखा है और इतना साथ दिया है, तो डेढ़ साल भर का समय और देंगे, ये मैं समझता हूँ। और मेरे पास तो बहुत है लिखने के लिए, बस मैं अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया हूँ। कायदे से मेरे पास यहाँ बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि गांव में आ करके हम चीजें तय हमारी बन नहीं पाई। और मुझे रहना यहीं है, मुझे और कहीं जाना नहीं, इसलिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत अपने धन्यवाद काम में आपका। आपको, मुझे आप महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपको अपने काम में सफलता मिले। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दोस्तों, जन विचार संवाद ग्रुप के इस साप्ताहिक आयोजन का हम अभी यहाँ समापन करते हैं। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।